अब उसके लिए उठाना चाहिए मीडिया से, तो वो तुरंत सरकार बोल देती है कि तेरी मालकियत का मीडिया है, वो तुम्हारे ज्यादा बकवास कर रहा है, उसको चुप करा दो। तो इस तरीके से मीडिया का भी आवाज दबा दिया है, उद्योगपति का पहले आवाज दबा हुआ है, और ब्यूरोक्रेसी तो आज गुलाम की तरीके से काम कर रही है। और आपको एक और बात मैं बता देता हूँ कि जितने कोर्ट के जजेस हैं उनकी फाइलें बना के रखी है इन्होंने, और ये फाइलें में वो जज की कमजोरियां उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, और कमजोरियां आइडेंटिफाई करने के बाद उनको मैसेज चला जाता है कि इसमें तुम्हारे ऊपर कुछ हो सकता है, या हम कर सकते हैं, या बवाल खड़ा कर सकते हैं। वो जज भी उसी तरीके से बिहेव करने लग गए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज हम अविनाश काकड़े जी की खिदमत में हैं। उनसे बात करेंगे, कई ऐसे इश्यूज हैं जिस पर उनसे बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अविनाश काकड़े जी का अपना यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और देखें ताकि आप उनकी और वीडियोस भी देख सकें। आज जिन इश्यूज पर हम बात करेंगे वो ये है कि अपोजिशन में, खासतौर पे कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए जो एक तरह से खींचातानी कैसे हालात नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत जी इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं और राजस्थान चीफ मिनिस्टर का ओहदा भी छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। उनके कुछ चाहने वाले, उनके सपोर्टर एमएलएज ने धमकी दे दी है कि वो रिजाइन कर देंगे। यानी वो बिल्कुल ऐसा है, दो कश्ती में अपने पैर रखना चाहते हैं, ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अपोजिशन का एक और कल बड़ी एक मीटिंग जो होने वाली थी वो हरियाणा में चौधरी देवीलाल को याद करने की थी और उसमें कुछ अपोजिशन के लीडर्स इकट्ठे हुए, लेकिन वहां भी कुछ मतभेद होता नजर आया। अभी क्या कुछ है 2024 से पहले अपोजिशन की तैयारी, कांग्रेस के अंदर क्या कुछ हालात हैं, क्या अपोजिशन मजबूती से उस तरह से फायदा उठा पाएगी जो भारत जोड़ो जो मार्च जो चल रहा है राहुल गांधी का, क्या उससे अपोजिशन को मजबूती मिलेगी? सब लोग इकट्ठे होंगे, नहीं होंगे? इस पर हम जानेंगे उनकी राय। इसके अलावा कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र से गुजरात ले जाया गया है। अभी पिछले दिनों हमने एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, लेकिन अब कुछ ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि मोदी जी महाराष्ट्र से कई प्रोजेक्ट गुजरात में ले गए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के बारे में सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए अगर वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। उस पर बात करेंगे। उन्होंने एक और योजना की घोषणा की है, काशी योजना, वो क्या कुछ है, और उत्तराखंड का एक वाकया अंकिता भंडारी का हुआ है। ये इन सब इश्यूज पर बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि आखिर कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है, कांग्रेस के हालात क्या कुछ नजर आ रहे हैं? ये अशोक गहलोत जी का जो 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 एक सिलसिला है, क्या वो कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर आ पाएंगे? राजस्थान उनके हाथ में रहेगा, नहीं रहेगा? क्या कुछ हालात आपको नजर आ रहे हैं? देखो, कांग्रेस बहुत खतरे में है, संकट में है। कांग्रेस को ये लग रहा था कि ये मनमोहन सिंह जैसे काम करेंगे, अशोक गहलोत, गांधी परिवार को ऐसा लग रहा था कि मनमोहन सिंह जी जैसे काम करेंगे, हमारे प्रति लॉयल रहेंगे। मगर अशोक गहलोत जी का अपना राजस्थान मोह नहीं छूट रहा है। तो राजस्थान मोह के कारण उन्होंने मैं नहीं तो फिर सरकार भी नहीं, ये मोड़ में वो आ गए। और ये इनके लोग जो कर रहे हैं वो बिना उनको विश्वास में लिए नहीं कर रहे। उनको विश्वास में लिया, 92 लोगों ने रिजाइन दे दिया और वो बोल रहे हैं कि हम सचिन पायलट को नहीं बनाएंगे। भाई, सचिन पायलट को नहीं बनाएंगे, उनका वो उन्होंने रिवोल्ट किया था इसलिए रिवोल्ट वालों में से किसी को नहीं बनाएंगे, वगैरह वगैरह। जो गांधी परिवार था उन्होंने ये करना चाहिए था कि उसको सीएम रहने देना चाहिए था जब तक वो अध्यक्ष ये नहीं होते, अपॉइंट नहीं होते। और अध्यक्ष अपॉइंट होने के बाद उनको बोलना चाहिए था कि ये छोड़ दो, मगर इनको भरोसा ही नहीं है।
कि वो अध्यक्ष बनने के बाद वो किसकी मानेगा नहीं मानेगा, इनका भरोसा नहीं है। और सच बात बताता हूँ कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए जिनका नॉमिनेशन हो गया, उनका अपने प्रदेश में अगर पकड़ नहीं होगी, अपने प्रदेश में कंट्रोल नहीं होगा, ये मैं मान नहीं सकता हूँ। जो अब तक सीएम रहे हैं, जो सचिन पायलट के साथ में भी जो एमएलए थे, वो एमएलए भी इनके साथ में अब अगर आ गए, वगैरह जो लोग थे, जो विद्रोह से बिल्कुल मुखर होके बोल रहे थे पिछले विद्रोह में, वो लोग भी अभी इनके खेमे में हैं और वो लोग इनका नहीं मान रहे और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असहाय हूं। तो फिर ऐसा असहाय राष्ट्रीय अध्यक्ष करेगा क्या पार्टी के लिए? एक बात। दूसरी बात, आपको बताया था हमें कि राहुल जी पदयात्रा जरूर कर रहे हैं, मगर उसका मैसेज गांव-गांव में जो पहुंचना चाहिए था, उसका कोई मैकेनिज्म इन्होंने तैयार नहीं किया। और बिना मैकेनिज्म इनके साथ में लड़ना, ये आरएसएस और बीजेपी के इतने बड़े संगठन के साथ में लड़ना, ये बच्चों का खेल नहीं है। कभी कभी सब लोग शंका व्यक्त करते हैं कि क्या राहुल गांधी को ही मोदी के सामने प्रोजेक्ट करवा के रखना और राहुल गांधी बनेगा, ये षड्यंत्र तो नहीं है, ये कहीं भाजपाई षड्यंत्र तो नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो नाम आ रहे थे, वो नाम से मोदी घबरा सकते थे, राहुल जी से नहीं घबराते, क्योंकि राहुल जी के जो स्टेटमेंट आते हैं, वो स्टेटमेंट में कभी भी विवाद खड़ा करने का उनके पास में हुनर पैदा हो गया। क्योंकि हिंदी फ्लुएंट नहीं है, राहुल जी की हिंदी फ्लुएंट नहीं है, तो उनको बीच में तोड़ना, पहले शब्द बाद में बोलना, ये राहुल जी जिस तरीके से गलतियां करते भाषणों में और अपने वक्तव्यों में, उसका वो जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि यही सामने खड़ा रहे, यही हमारे सामने अपोजिट में, तो लोगों के सामने ये रहे कि मोदी चाहिए कि राहुल गांधी चाहिए, यही कॉर्नर बना रहे। इस तरीके से वो डिजाइन कर रहे हैं और इसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने जो डिजाइन बनानी चाहिए थी, राहुल जी ने जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, भाषण नहीं दे रहे, मात्र पदयात्रा कर रहे। ये पदयात्रा है, कोई भी न्यूज़पेपर में, कोई भी गोदी मीडिया में कहीं पर भी ये कवर नहीं हो रही। और ये कवर न होने का कारण है कि इस मीडिया पर पूरे तरीके से नियंत्रण पा लिया है। आपने पिछले वक्त देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा हुआ एक आदमी सारे संपादकों के साथ में गाली के साथ में बात करता है और उसके सबूत और संपादकों के पास में है, मगर बोलने की हिम्मत नहीं है। ये हालत हमारे देश में मीडिया की है, क्योंकि मीडिया हाउसेस सब ने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने खरीदी कर लिए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जब खरीदी कर लेते हैं तो उनको लगता है कि ये सब हमारे लिए बहुत आसान है और अच्छा रहेगा। मगर आपको एक बात बता देता हूँ, मीडिया हाउस अगर स्वतंत्र नहीं होंगे तो उद्योगपतियों के भी जो प्रॉब्लम होंगे वो भी उठा नहीं सकेंगे, उनकी वो हैसियत नहीं है। मीडिया हाउस हर वक्त स्वतंत्र होना चाहिए, वो ना तो सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, ना उद्योगपतियों के नियंत्रण में होना चाहिए। वो स्वतंत्रता, जैसे कोर्ट नहीं होना चाहिए नियंत्रण में किसी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ है, 4 में से कोई भी स्तंभ अगर एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं तो काउंटर बैलेंस समाप्त हो जाता है डेमोक्रेसी का। और ये काउंटर बैलेंस समाप्त हो रहा है क्योंकि मीडिया अब उद्योगपतियों की भी समस्या नहीं उठा रहा है। 35,000 जो व्यापारी आत्महत्या कर गए, कितने मीडिया ने दिखाया बताइए? किस तरीके से मीडिया दिखा रहा बताइए? जो लोग कर्जा लेके भाग रहे वो तो भाग रहे, मगर बाकी की प्रॉपर्टी औने पौने दामों में बेची जा रही है, उसके लिए कोई बोल रहा है? वीडियोकॉन की प्रॉपर्टी किस कचरे के भाव में बेच दी और उन लोगों ने खरीद ली, हम दो और हमारे दो वालों में से खरीद ली, उसका कोई किसी ने नहीं उठाया। मीडिया ने ये बताया नहीं कि इतने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी और इतने 100 करोड़ में बिक गई, नहीं बताया। तो इसका कारण यही है कि मीडिया अगर वो गोदी मीडिया होने से बजाय उद्योगपतियों का उसके ऊपर नियंत्रण है, उद्योगपतियों को दबाना सरकार के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि पॉलिसी में इतना भी चेंज थोड़ा सा भी हो जाए तो क्या हो जाता है कि उद्योग डूबने लग जाता है, उद्योग धाराशायी हो जाता है। अब उसके लिए उठाना चाहिए मीडिया से, तो वो तुरंत सरकार बोल रही थी कि तेरी मालकियत का मीडिया है, वो तुम्हारा ज्यादा बकवास कर रहा है, उसको चुप करा दो। तो इस तरीके से मीडिया का भी आवाज दबा दिया है, उद्योगपति का पहले ही आवाज दबा हुआ है और ब्यूरोक्रेसी तो आज गुलाम की तरीके से काम कर रही है। और आपको एक और बात मैं बता देता हूँ कि जितने कोर्ट के जजेस हैं उनकी फाइलें बना के रखी है इन्होंने, और ये फाइलें में वो जज की कमजोरियां उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, और कमजोरियां आइडेंटिफाई करने के बाद उनको मैसेज चला जाता है कि इसमें तुम्हारे ऊपर कुछ हो सकता है, या हम कर सकते हैं, या बवाल खड़ा कर सकते हैं। वो जज भी उसी तरीके से बिहेव करने लग गए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं आपको याद दिला दूं,
अविनाश काकड़े जी के अभी कुछ महीने पहले अहमदाबाद में एक मीटिंग थी जिसमें लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने चीफ जस्टिस के सामने उनके मौजूदगी में ये कहा था कि मीडिया का तो उन्होंने जिक्र ही छोड़ दिया, क्योंकि वो तो मीडिया तो उनके जेब में पहले से है। उन्होंने कहा था कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी और यानी हुकूमत को टीम वर्क के तौर पर काम करना चाहिए, यानी एक ही रास्ते पर चलें, टीम वर्क। तो उस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को यह भी कहा कि ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसी हालत में आप मीडिया से कोई अच्छा काम होने की उम्मीद क्या वाकई करना जायज है? देखो, हमारे देश में 110 करोड़ लोगों के पास में फोन है, 75 करोड़ लोगों के पास में इंटरनेट है। सोशल मीडिया उस मीडिया को सुपरसीड करने की ताकत रखता है। आप जैसे लोग ये प्रश्न जरूर उठाते हो, और ये प्रश्न नहीं तो ये तो सब मर गया था। ये जो अभी अभी जो जिसको आप गोदी मीडिया बोलते हैं, तो मर ही गया ना, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा। जो मीडिया अपने अपने कैमरे के सामने मिठाई बांट रहा था इलेक्शन जीतने का, किसी एक पार्टी की इलेक्शन जीतने के लिए मिठाई अगर कोई मीडिया बांटता होगा तो वो मीडिया निष्पक्ष है, ये आप नहीं बोल सकते। जिस दिन वो मिठाई बंटते हुए हमने देश में देखा, उस दिन हमको समझ जाना चाहिए था कि ये उस पार्टी का मुखपत्र है, मुख्य चेहरा है, और उसका ये चैनल है, ये समझना चाहिए था। हम नहीं समझते, ये देश के लोगों का दुर्भाग्य है और देश का दुर्भाग्य। अच्छा, अभी अपोजिशन के कुछ लीडर्स इकट्ठा हुए हरियाणा में कल। चौधरी देवीलाल की याद में एक सम्मान समारोह वहां पर था। उसमें कुछ लोगों ने तो उसे इस तरह से कहने की कोशिश की है कि अपोजिशन ने 2024 के इलेक्शन की तैयारी के लिए बिगुल बजा दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं था, टाई टाई फिश हो गया। क्या कुछ है? क्या अपोजिशन की कोई ऐसी कोशिश कहीं हो रही है जो बीजेपी के खिलाफ वाकई इकट्ठे हो सके, या अब भी बिल्कुल आपस में एक दूसरे के को खींचातानी हो रही है और कहीं किसी नतीजे तक पहुंचने का रास्ता बन रहा है, नहीं बन रहा है? क्या हाल लगता है? देखो, चौटाला जी ने 17 पार्टियों को बुलाया था, मात्र 5 पार्टियां पहुंची, क्योंकि पिछले वक्त मैंने बोला था कि कॉमन एनिमी खड़ा नहीं हो रहा है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम खड़ा हो जाए। ये सब नेता इकट्ठा होते, हाथ खड़े करते, एक दूसरे के हाथ के पकड़ के हाथ खड़े करते। हाथ खड़े करने से कुछ नहीं होगा। कॉमन एजेंडा क्या है तुम्हारे पास में? तो कॉमन एजेंडा किसी के पास में कोई ब्लूप्रिंट जो है, इसकी प्रिंट है, कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी महंगाई पर कुछ हो, अगर तुम्हारा बेरोजगारी पर कुछ हो, अगर तुम्हारी सुरक्षा अव्यवस्था के बारे में कुछ हो, अगर जुडिशियली और ये जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारने के बारे में आपके पास में कुछ आइडिया हो, वो आइडिया के साथ में आगे आना चाहिए, उसमें एकमत हो सकता है। सत्ता में इस तरीके से एकमत नहीं होगा। ये सारे सारे अपने एरिया के क्षत्रप लोग हैं, वो अपने एरिया में अपना रसूख रखते हैं, और हर एक के इसमें, जैसा हरियाणा में देखो, तो हरियाणा के नेताओं के सामने, चौटाला के सामने बीजेपी भी उतनी बुरी है जितनी कांग्रेस बुरी है। नीतीश कुमार के सामने बीजेपी ज्यादा बुरी है, कांग्रेस उनके साथ में है। केसीआर के सामने वहां बीजेपी है ही नहीं, वहां कांग्रेस उसके विरोध में है। तो ये जो हर जगह का सिचुएशन है वो अलग है, और ये अलग सिचुएशन को एक जगह अगर लाना है तो आपको एजेंडे पर इकट्ठा आना पड़ेगा, आपको इशू पर इकट्ठा आना पड़ेगा। जब तक इस देश में एजेंडा और इशू फिट नहीं होगा, मोदी हटाओ ये एजेंडा नहीं चलेगा। पब्लिक को अगर वोट मांगना है तो हम ये देंगे, इस तरीके से देंगे, इसका प्रयोजन इस तरीके से करेंगे, ये बताने का एजेंडा अगर जब तक सेट नहीं होगा, ये मोदी हटाओ कार्यक्रम नहीं चलेगा। तो ये मोदी हटाओ कार्यक्रम नहीं चलेगा, तो ये एक बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो रीजनल पार्टियां हैं वो अपने अपने फायदे की बात वहां भी सोचती हैं, और दिल्ली की सरकार में भी कुछ उन्हें हिस्सा मिल जाए ये भी उनके दिमाग में होता है। अभी जो नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ करके आए थे, बीजेपी का साथ, उसके बाद गृह मंत्री ने एक बहुत ही मजबूत किस्म की तकरीर की है और ये कहा है कि वो छोड़ करके चले गए, ये कभी किसी के साथ वफा नहीं कर सकते, लॉयल नहीं हो सकते। लालू जी आप होशियार रहो, आपको भी छोड़ करके भाग जाएंगे। ये क्या कुछ है? क्योंकि बीजेपी किस तरह से
अपोजिशन को टैकल कर रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जहां भी कहीं अगर कोई मजबूती होती नजर आए वहां पहले से पहले ही उनमें फूट डाल दो। ऐसी कोई चीज है, क्या है ये? नहीं नहीं, लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने शिवसेना के साथ में क्या किया, उन्होंने अकाली दल के साथ में क्या किया, उन्होंने ममता बनर्जी के साथ में क्या किया, उन्होंने मुफ्ती सईद के बारे में क्या किया, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के साथ में क्या किया, उन्होंने डीएमके और एआईडीएमके के साथ में क्या किया। ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग। ये नहीं भूलना चाहिए, ये उनको याद दिलाना चाहिए। वो जब लालू को आगाह कर रहे हैं तो नीतीश कुमार ने भी आगाह करना चाहिए कि शिवसेना के बारे में क्या किया, क्या हुआ। आपका आपका स्टेट राष्ट्रीय अध्यक्ष आके बोलता है कि हम लोकल पार्टियां समाप्त करेंगे, तो समाप्त करने के लिए आपके साथ में रहना चाहिए क्या? क्या करना चाहिए? राजनीति हर एक अपनी अपनी जगह करेगा, अपने तरीके की राजनीति करेगा, उसमें किसी को कोई ये नहीं है। मगर एक दूसरे को समाप्त करने के लिए पहला नारा लाया था इन्होंने, कांग्रेस मुक्त भारत। अब बोलते हैं अपोजिशन मुक्त भारत, कल बोलेंगे कोर्ट मुक्त भारत, क्योंकि मीडिया मुक्त भारत तो हो चुका है। मीडिया तो सच दिखाने से रह गया, वो तो मुखपत्र है उनका। तो ये क्या क्या मुक्त कराएंगे? गरीब मुक्त भारत कराएंगे, उद्योग मुक्त भारत कराएंगे, नेशनल प्रॉपर्टी मुक्त भारत कराएंगे, समाज मुक्त भारत कराएंगे, मुसलमान मुक्त भारत कराएंगे, दलित मुक्त भारत कराएंगे, आदिवासी मुक्त भारत कराएंगे। किस किस से मुक्ति मिलेंगे? कल किसान मुक्त भारत भी हो जाएगा, फिर भारत किसके लिए रहेगा? अच्छा, ये जो हर एक से मुक्त होने वाले भारत की बात है, आजकल एक तैयारी हो रही है गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन के लिए, और गुजरात बीजेपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, ये जो सबसे मुक्त होने वाला भारत है, क्या उस पर ये आगे बढ़ पाएंगे? गुजरात में सरकार बीजेपी की बाकी रहेगी? आम आदमी पार्टी क्या कुछ करिश्मा दिखा पाएगी? आपको वहां क्या लगता है? क्योंकि बहरहाल ये सारी मुक्तियां जितनी भी बीजेपी चाहती है वो बगैर गुजरात को पास किए होता हुआ नजर नहीं आता, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। नहीं, कुछ लोगों का कुछ भी कहने दो, उस लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। हारने के बाद जिस ताकत से वो फिर से आएंगे इस मैदान में, वो उनको फिर से खड़ा कर देंगे, क्योंकि अपोजिशन के पास में कोई मान्य चेहरा नहीं है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस के लिए वहां डिजास्टर होने जा रहा है। वहां लड़ाई अब बचेगी आम आदमी पार्टी और इसके लिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो जो वहां ऑब्जर्वर लगाए थे या इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी लगाए थे, उन्होंने वहां संबंध स्थापित करने में बहुत देर कर दी। संबंध नहीं स्थापित करे, ये राजा महाराजाओं वाले रोल से बाहर नहीं निकलते। ये सत्ताधीश में सत्ताधारी ही रहते हैं। ये सत्ताधारी जब तक रहेंगे तो सत्ताधारियों से जनता उब चुकी है। तुम्हारा एटीट्यूड अगर सत्ताधारी वाला होगा तो उससे जनता उब चुकी है। अब वो जिस तरीके से लड़ाई कर रहा है, वहां प्रशासन के साथ में लड़ाई, योजनाओं के साथ में लड़ाई, वहां पुलिस के साथ में लड़ाई, ये जो लड़ाई कर रहा है केजरीवाल जी की पार्टी, और केजरीवाल जी जाके जिस तरीके से लड़ाई कर रही है, और राहुल जी की यात्रा गुजरात को टच भी नहीं कर रही। बात को समझो, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस एनजीओ नहीं है। आप इलेक्शन से नहीं भाग सकते। 150 दिन आप पदयात्रा करोगे, मगर जिन प्रदेशों में इलेक्शन चुनाव नहीं है उन प्रदेशों में जाओगे, चुनाव वाले प्रदेश में आप टच भी नहीं करोगे। ये आपका इलेक्शन से पलायन है, आपका ये चुनाव से पलायन है। तो फिर राजनीतिक पार्टी बची कहां है? तो फिर तो अपोजिशन मुक्त भारत की तैयारी पूरी तरह से, इसका मतलब कांग्रेस खुद उसकी हिस्सेदार है, बीजेपी के उस प्लान के हिस्से की। वो अभी तक तो उनके जो नीति नियंता है, निर्धारण करते, जो नीति निर्धारण करते हैं, मुझे लगता है वो गाइडेड बाय बीजेपी है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर अगर कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में नजर आ रहा है 80 लोगों के रेजिग्नेशन की बात हो रही है, उस 92। हाँ, अब तो इनके रेजिग्नेशन के बाद अगर ये वाकई वो उस तरह से होता है कि फिर तो वहां भी बीजेपी के लिए खुला मैदान और हर जगह बीजेपी के लिए खुला मैदान। तो बीजेपी ही कांग्रेस के इलेक्शन को भी इन्फ्लुएंस कर रही है किसी ना किसी तरह से? क्या वही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी इन्फ्लुएंस कर रही है? क्या कुछ है? क्या हर जगह इनके एजेंट बैठे हुए हैं? क्या चक्कर क्या है? देखो, ये कांग्रेस यात्रा गांव गांव तक पहुंचने का एक ही मार्ग था
कि राहुल जी वहां पैदल चल रहे थे तो बाकी सारे जिलों में, तहसीलों में और गांव में कम से कम 1 घंटा तो साथ देना चाहिए था कांग्रेसियों ने। ऐसा फरमान तो निकलना चाहिए था कि गांव में लोग पूछते कि क्यों निकल रहे हो आप, रोज यात्रा क्यों निकल रही है, तो फिर बताने के लिए अच्छी बात होती है और सारे न्यूज मीडिया कवर करते, लोकल के मीडिया तो करते हैं कि भाई हर गांव में निकल रहा है। हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको प्रोग्राम नहीं दिया। अब प्रियंका जी है, प्रियंका जी जाके हर स्टेट में, हर जिले में अगर उनकी मीटिंगें लेती और हर एक को काम बांट देती, हर एक को अपना कैसे सतर्कता रखना इसके बारे में करती, ये मैसिव प्रोग्राम कहाँ है? अकेला राहुल गांधी जी वहां लड़ाई कर रहे हैं और बाकी के सारे तमाशे देख रहे हैं। और सत्ता के लिए जिस तरीके से गहलोत जी, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बनाना चाहते हो, वो जिस छोटी तरीके की राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की राजनीति आप बीजेपी को परास्त कर सकोगे। तो अच्छा, अब मैं चलता हूं उस तरफ जो महाराष्ट्र में से गुजरात बहुत से कुछ प्लांट, कुछ प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं और चले गए। वो क्या कुछ है? मोदी जी क्या कुछ चाहते हैं? क्या महाराष्ट्र में भी तो उन्हीं की सरकार है, क्या महाराष्ट्र की तरफ की नहीं चाहते? क्या कुछ है? आप तो महाराष्ट्र वाले हैं, बल्कि विदर्भ वाले हैं आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं तो इस तरीके से देखता हूँ कि हमारे यहाँ एक नेता आए थे राज ठाकरे, और उन्होंने कुछ पटांग बोल दिया, मैंने उनको काउंटर दिया जवाब, तो उनके वो जो मनसे के सैनिक थे मुझे जान से मारने की धमकी देने लग गए। ये विचित्र माहौल यहाँ पैदा हुआ है, विचित्र तरीके का माहौल है। खैर, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि ईडी और सीबीआई का बराबर दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके वजह से नेता सब डरे हुए, सारी पार्टियों के नेता डरे हुए। आप देख लीजिए कि 2004 से 14 तक सीबीआई ने 72 नेताओं पर केस किया था। उसमें 42 विरोधी पार्टी के थे और 29 सत्ताधारी पार्टियों के नेता थे। आपको पता होगा, राष्ट्रकुल घोटाला हो या दूरसंचार घोटाला, इसमें अपने पार्टी के लोग और अपने अलायंस के लोगों पे इन्होंने केसेस दर्ज किया था। 2014 से अब तक ऐसा हो गया कि कमल छाप साबुन से धोए हुए जो नेता है, वो नेताओं पर 124 नेताओं पर केस दर्ज हुई और उसमें 118 नेता ऐसे हैं कि जो विरोधी पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के, शिवसेना से लेके कांग्रेस तक अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, और मात्र 6 लोग भाजपा के हैं। सच में बीजेपी जो है वो साधु संतों की पार्टी है। इतने लंबे अरसे से सरकार चला रहे हैं। शरीफ नहीं, साधु संत और सन्यासियों की पार्टी है, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्ति है, जिसमें वो जो करप्शन होता है, करप्शन से तो मुक्ति है, मगर चरित्रवान लोग हैं, सारे चरित्रवान लोग हैं। बेटी माने बेटी क्या बोलते, पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाला नहीं है, ये बेटी पटाओ वाला है, मगर इनका चरित्र इस तरीके से है। तो आपको मैं बता देता हूं कि मोदी जी ने हमारे महाराष्ट्र से क्या क्या भगाया। नंबर 1 पे अभी वेदांत और फॉक्सकॉन ने भगा दिया। उसके पहले उन्होंने मरीन एकेडमी को भगा के ले गए, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर भगा के ले गए, ट्रेडमार्क कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस था वो भगा के ले गए, वर्कर एजुकेशन बोर्ड जो महाराष्ट्र में था वो भगा के ले गए, IFFC सिस्टम कोड का जो ऑफिस था, कंट्रोल रूम था, वो भगा के ले गए, शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है वो भगा के ले गए, JNPT का कुछ हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा अडानी के मुंद्रा पोर्ट को बेच के नक्की हो गए, सिक्योरिटी बोर्ड भगा के ले गए, और BPT का बिजनेस स्लो डाउन करके उसको कई अन्य स्थानांतरित करने का काम ये सब लोग कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री भारत के नहीं है, ये प्रधानमंत्री मात्र गुजरात के हैं। 8 साल हो गए इनको प्रधानमंत्री बने, गुजरात से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो गुजरात के लिए सब कुछ करने को तैयार है। आपको पता होगा साइक्लोन आया था, अरबी सागर में साइक्लोन आया था, वो गोवा में भी आया था, नीचे केरला से लेके साइक्लोन शुरू हुआ था, गुजरात में सारी मदद पहुंचा दिया था, महाराष्ट्र में उसका फूटी कौड़ी नहीं आई थी, खाली स्टेटमेंट आए थे कि स्टेट गवर्नमेंट संभाल नहीं रही है। आपको पता होगा कितना माने बदमाशी है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर फंड बना, बाद में बता दिया कि प्राइवेट फंड है, अब उसमें रतन टाटा को, क्योंकि इनके पाप धोने हैं ना, वेंटिलेटर जो खरीदी किया था वो बिगड़े हुए वेंटिलेटर थे, कितने खरीदी किया, कहां सप्लाई किया, कितने चल रहे, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब उसकी जो है रतन टाटा जी की क्रेडिबिलिटी बेच के उसका नीट और क्लीन करना है चेहरा, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा।
क्या आपको दूसरे की प्रामाणिकता की जरूरत पड़ रही है? और आप बोल रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पूरे पैसे खा गए आप। इतने हजारों करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर फंड के आप खा गए, उसका कोई हिसाब नहीं, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसका कोई ऑडिट नहीं है, और आप कभी दोगे नहीं। तो ये तो बहुत बहुत से प्रोजेक्ट्स आपने बताए। बंबई की पहचान थी एयर इंडिया का हेडक्वार्टर, और भी जितने आपने बताया, मेरीन से मुताल्लिक जितनी चीजें बताई, वो बाकायदा बंबई को जो देश की आर्थिक राजधानी जिसे कहा जाता था, उसके ये बड़े अहम हिस्से थे जिनके बारे में आपने बताया कि ये सब गुजरात ले गए। तो अब आप आखिर में, क्योंकि वक्त जरा बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर, आखिर में आप बताइए कि ऐसे हालात में क्या कुछ, जबकि अपोजिशन पार्टियां मिलकर के कोई एजेंडा नहीं बना रही, जबकि बीजेपी की तरफ से अपोजिशन मुक्त भारत की बात हो रही है, क्या कहीं 2024 के लिए कोई उम्मीद की किरण है या नहीं है? पहले ही सरेंडर किए हुए मान लिया जाए, क्या है? जब तक पेट्रोलियम मंत्री का यह स्टेटमेंट कि जवाहरलाल नेहरू के कारण पेट्रोल महंगा हो रहा है, और सीतारामन का वो स्टेटमेंट कि बुलेट ट्रेन परियोजना यूपीए सरकार ने रोकी है, ये जब तक सुन के ताली पीटने वाले जिंदा रहेंगे, जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आएगी। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे यहाँ जो कुछ चल रहा है उसमें सच्चाई के तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। मिडिल क्लास किस बात में खोया हुआ है, किस मोमेंट में आपका पेंशन बंद हो जाएगा पता नहीं है, किस मोमेंट में बैंक उखड़ जाएगी किसी को पता नहीं है, किस मोमेंट में आपकी इकोनॉमी धाराशायी कर जाएगी आपको कोई पता नहीं है। तो ये कंडीशन में अगर आप नहीं देखते, आप एजुकेटेड हो गए मगर सुशिक्षित नहीं हुए, आपने खाली एजुकेशन प्राप्त कर दिया और समीक्षा करने का आपके पास में कोई तरीका नहीं है, कोई आपका ब्रेन विकसित नहीं हुआ है, तो जिसका ब्रेन एनालिसिस नहीं करता होगा वो नागरिक बनने के काबिल है, ये मैं मानता नहीं। कोई पार्टी, कोई शासन अपने हाथ से कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता है, मगर वो जब आपके बारे में बुरा कर रहा होगा, वो उसके बारे में भी आप मौन होंगे या उसके बारे में सोचते नहीं होंगे, तो वो बुरा करने का हौसला तो आपके मजे से उनको प्राप्त होता है ना भाई। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग अनपढ़ लोगों के हाथ में है, आपकी सारी सिस्टम अनपढ़ लोगों के हाथ में है, आपके जुडिशियरी को आपने डरा के रखा हुआ है। ऐसे समय में जनता को जागरूक होने की जरूरत है। सबसे बड़े जो इश्यू है, रोजगार का इश्यू होगा, उसके बाद में स्वास्थ्य का इश्यू होगा, उसके बाद में उद्योगों के बंद होते उद्योगों का इश्यू होगा। इस पर अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर ये देश को बचाने के लिए कौन अवतार लेगा? भगवान दोबारा अवतार लेगा? ये समझने की जरूरत है। और विरोधी पार्टियों को भी मैं आह्वान करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भाई आप आपका एजेंडा तो तय करो। आप बोल रहे हैं कि नौकरियां देंगे, कैसे देंगे? मोदी ने भी बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप भी बोलोगे 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी को नहीं पूछा हमने, उस वक्त गलती हो गई, मगर अब तो पूछना चाहिए ना कि 2 करोड़ रोजगार कैसे देंगे भाई? महंगाई कम करेंगे तो कैसी महंगाई कम करोगे? उसके बारे में आपके पास में क्या नियोजन है? आप स्वास्थ्य सेवा बेटर करोगे, उसके बारे में आपको क्या नियोजन है? ये सारी जितनी प्रॉपर्टियां बेच दिया, वो प्रॉपर्टियां फिर से नेशनलाइज करने के लिए आपके पास में क्या नियोजन है? सच में कुछ करने वाले हो तो ये दिखाई देता है कि अडानी नाम का जो ऑक्टोपस है, वो ऑक्टोपस ममता जी को भी साथ में लेता है, उद्धव जी को भी साथ में लेता है, एआईडीएमके को भी साथ में लेता है, डीएमके को भी साथ में लेता है, केसीआर को भी साथ में लेता है। तो सबको साथ में अगर अडानी के ही जाना है तो फिर मोदी क्या बुरा है? ये लोग पूछेंगे नहीं क्या आपको? ये बिल्कुल पूछेंगे। देखिए, जो आपने एक बात कही तकरीबन कि जब तक लोग सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनके अंदर बेदारी नहीं होगी, अवेकनिंग नहीं होगी। लेकिन ये बहरहाल एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जब मीडिया को ही खामोश कर दिया गया। आमतौर पर अब से पहले मीडिया में हर चीज की चर्चा होती थी, उसी में लोगों के सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती थी। अब तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से रोजाना जो कुछ डाल दिया जाता है, चारे के तौर पर सिर्फ वो लोग उठाते हैं। सोचने समझने की सलाहियतें कम हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इसी वजह से आप जैसा मीडिया है, आप कई लोग हैं आप जैसे मीडिया, बहुत निराश होने की बात नहीं। ये देश की भूमि जो है हिरण्य गर्भा है, यहाँ से हिरण्य पैदा होते हैं,
बहुत सारे हीरे पैदा होते हैं, बहुत सारा सोना पैदा होता है, और उसी तरीके से बहुत सारे अच्छे आदमी भी पैदा होते हैं। जरूर निर्माण होगा। ये जो है विध्वंस का काल चल रहा है, ऐसा समझ लो। उन्होंने बोल दिया, अब वो बोलते हैं मूर्ति, नारायण मूर्ति, कि उसके कारण म्हणजे मनमोहन सिंह जी के कारण हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी। जिस वक्त इस देश का मिडिल क्लास सर्विस कर रहा था, नारायण मंत्री का जो दामाद है सुनक, वहां वो बना नहीं ब्रिटेन में, उसके खींच वो यहाँ उतार रहे। वो बता रहे कि वो जो उनकी सरकार थी कांग्रेस की और मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी, और आज इनकी इकोनॉमी बहुत बाउंस कर रही है। भाई बाउंस कर रही तो दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसा है कि आप नारे लगाते रहिए। अगर आपको खाना नहीं भी मिला हो तो आप कहते रहिए कि बहुत अच्छे खुशहाल हैं वो। ऐसी सूरत में, ऐसे हालात में ये सरकार है, नई नई योजना, स्किल इंडिया, दौड़ो इंडिया, भागो इंडिया, करो इंडिया, मरो इंडिया, सफाई इंडिया। अभी उन्होंने काशी इंडिया लाया, ये से कश्मीर, ये से अयोध्या, यस से स्कीम, यस से ऑनर। कौन सा ऑनर देने वाले और किसको देने वाले मुझे पता नहीं। और आई से इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी। धन्य हो। ईमानदारी इनसे बड़ा ईमानदारी का कोई पुरोधा नहीं है, दुनिया में नहीं है। मोदी जी के पास कोई बहुत ही खास राइटर है ऐसा लगता है, जो एब्रिविएशन बना बना करके दे रहा है, और शुरू से दे रहा है। बिल्कुल शुरू से अगर आप याद करेंगे, आपके पास तो बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, इतने एब्रिविएशन जितनी मोदी जी ने दी हैं और खुश रखा है लोगों को, ये बहुत ही कमाल की बात है। तो काफी वक्त हो गया, मैं समझता हूं कि तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हम फिर आपसे मिलेंगे, और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि हर मंडे टाइम देते हैं हमें अविनाश काकड़े जी। कहीं भी हो, नागपुर में हो या किसी दूसरे शहर में, टाइम जरूर निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।